बेटा हम लोग पहुंचे एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में। बेसिकली ऑडिटिंग के अंदर एक चैप्टर बहुत छोटा और बहुत स्कोरिंग चैप्टर आता है। इस चैप्टर का नाम है डिविजिबल प्रॉफिट। ये चैप्टर का नाम है और ये सब्जेक्ट का नाम है। ऑडिटिंग के अंदर एक बहुत छोटा और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है डिविजिबल प्रॉफिट। इस चैप्टर के अंदर हम लोग एक ऐसा स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट शोइंग द कैलकुलेशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। स्टेटमेंट शोइंग द कैलकुलेशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट ऐसी एक स्टेटमेंट बनाते हैं हम लोग। इस स्टेटमेंट के अंदर क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है, उसमें उसका पूरा फॉर्मेट बताऊंगा आपको, फिर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी बताऊंगा। पहले रूल्स याद कर लो, ठीक है। थोड़ी बहुत टर्म्स इसके अंदर ऐसे आएंगे जो आप लोग पहली बार सुन रहे होगे, बट ट्राई करना पहले ये स्टेटमेंट आपको सारी याद हो जाए। सबसे पहले हम लोगों को लिखना है प्रॉफिट ऑफ, एक एक शब्द पे ध्यान देना, प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर बिफोर डेप्रिसिएशन। अब आपको मालूम है कि अकाउंटेंसी के अंदर बिफोर मतलब बिफोर डिडक्टिंग, अकाउंटेंसी के अंदर बिफोर मतलब माइनस करने के पहले और आफ्टर मतलब माइनस करने के बाद। तो हमको चाहिए प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर बिफोर डेप्रिसिएशन। ये हम लोग आउटर कॉलम अमाउंट में लिखेंगे। इसमें कुछ भी डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, बस इनर कॉलम और आउटर कॉलम होता है। ये अमाउंट का इनर कॉलम है और ये अमाउंट का आउटर कॉलम है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लिखना है प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर बिफोर डेप्रिसिएशन। इसमें से आपको तीन चीजें माइनस करनी है, इसमें से आपको तीन चीजें माइनस करनी है, लेस 1, लेस 2, लेस 3, ऐसे तीन चीजें आपको माइनस करनी है। सबसे पहले आपको माइनस करना है डेप्रिसिएशन ऑफ करंट ईयर, डेप्रिसिएशन ऑफ करंट ईयर एज पर लॉ या एज पर एक्ट, या एज पर लॉ बोलते हैं या एज पर एक्ट बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको एक अमाउंट माइनस करनी है। ये सारी अमाउंट्स क्वेश्चन में दी हुई होंगी। क्वेश्चन देखने में कैसा होता है, आंसर कैसा होता है, सब मैं समझाऊंगा। आंसर तो यही होता है जो आप स्टेटमेंट अभी देख रहे हो, यही आपको हर आंसर में बनानी है। क्वेश्चन देखने में कैसा होता है वो भी सब मैं बताऊंगा। तो ये फॉर्मेट याद करो पहले। सबसे पहले प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर बिफोर डेप्रिसिएशन, उसमें माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ करंट ईयर एज पर लॉ। अच्छा, उसके बाद आपको माइनस करना है आउटस्टैंडिंग डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग डेप्रिसिएशन और एरियाज ऑफ डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग डेप्रिसिएशन ऑफ प्रीवियस ईयर्स, आउटस्टैंडिंग डेप्रिसिएशन ऑफ प्रीवियस ईयर्स, और इसका दूसरा नाम होता है एरियाज ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ प्रीवियस ईयर्स। आउटस्टैंडिंग या एरियाज एक ही बात है, मतलब जितना डेप्रिसिएशन हमको पुराने जितने भी साल हैं उनका जितना डेप्रिसिएशन हमको प्रोवाइड करना बाकी था, जितना डेप्रिसिएशन हमने कम प्रोवाइड किया था प्रीवियस ईयर में, उसके प्रीवियस ईयर में, उसके प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे करंट ईयर है, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी करंट ईयर है, फिर यहाँ पे देखोगे तो प्रीवियस ईयर है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर बिफोर डेप्रिसिएशन, उसमें माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ करंट ईयर एज पर लॉ, फिर सेकंड माइनस, सेकंड नंबर लेस पे है आउटस्टैंडिंग डेप्रिसिएशन ऑफ प्रीवियस ईयर्स, देखो पीछे एक एस लगाया है मैंने, ऑफ प्रीवियस ईयर्स। इसके बाद तीसरी अमाउंट, लास्ट अमाउंट जो माइनस करनी है वो और भी हार्ड है, एक्चुअल डेप्रिसिएशन और एक्चुअल लॉस। सुनना ध्यान से, ये थोड़ा टिपिकल है। एक्चुअल डेप्रिसिएशन और एक्चुअल लॉस आफ्टर डिडक्टिंग एक्चुअल डेप्रिसिएशन of previous years whichever is less या lower। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग प्रीवियस जितने भी ईयर्स हैं, करंट ईयर को छोड़ के प्रीवियस जितने भी ईयर्स हैं उन सारे ईयर्स का एक्चुअल डेप्रिसिएशन भी लिखते हैं और एक्चुअल लॉस भी लिखते हैं आफ्टर डिडक्टिंग एक्चुअल डेप्रिसिएशन। ये थोड़ा समझने में मुश्किल है, एक्चुअल लॉस आफ्टर एक्चुअल डेप्रिसिएशन, ये मैं अमाउंट्स के साथ समझा पाऊंगा।
तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग 3-4 कॉलम्स बनाते हैं। एक कॉलम बना थर्ड पॉइंट के अंदर एक कॉलम हम बनाते हैं ईयर का, एक कॉलम हम लोग बनाते हैं एक्चुअल डेप्रिसिएशन का, एक कॉलम ईयर, एक एक्चुअल डेप्रिसिएशन, फिर एक कॉलम हम लोग बनाते हैं एक्चुअल लॉस आफ्टर एक्चुअल डेप्रिसिएशन, एक्चुअल लॉस आफ्टर एक्चुअल डेप्रिसिएशन। सबसे पहले हम लोग एक कॉलम बनाते हैं ईयर का, मतलब थर्ड पॉइंट के नीचे एक छोटा सा टेबल बनता है। थर्ड पॉइंट के नीचे पहला कॉलम ईयर, दूसरा कॉलम एक्चुअल डेप्रिसिएशन, तीसरा कॉलम एक्चुअल लॉस आफ्टर एक्चुअल डेप्रिसिएशन, चौथा कॉलम होता है लोअर अमाउंट। यहाँ पे एक चौथा कॉलम होगा लोअर अमाउंट। लोअर अमाउंट मतलब किस में थे लोअर, कौन से 2 अमाउंट में थे लोअर, तो वो मैं बता देता हूं लाइंस ड्रॉ करके। ठीक है, अब देखो कौन सी 2 अमाउंट में थे लोअर अमाउंट हमको चाहिए, वो मैं बता देता हूं। मान लो यहां पे मैंने लिखा प्रीवियस ईयर 1, प्रीवियस ईयर 1, फिर प्रीवियस ईयर 2। अब मान लो प्रीवियस ईयर 1 का एक्चुअल डेप्रिसिएशन हमारा सपोज करो 20,000 है, और एक्चुअल लॉस आफ्टर एक्चुअल डेप्रिसिएशन मान लो 15,000 है। तो इन दोनों में से लोअर अमाउंट कौन सी हुई, 20 और 15 में से लोअर कौन सा हुआ, 15,000। फिर प्रीवियस ईयर 2 का एक्चुअल डेप्रिसिएशन मान लो 25,000 है, और एक्चुअल लॉस आफ्टर एक्चुअल डेप्रिसिएशन 30,000 है। अब 25 और 30 दोनों में से लोअर कौन सा हुआ, 25,000। मतलब हमको क्या करना है, ईयर वाइज प्रीवियस ईयर 1 20 या 15 में से लोअर 15, प्रीवियस ईयर 2 25 या 30 में से लोअर 25। तो दोनों साल में हमको लोअर अमाउंट चाहिए। फिर ये 15,000 और ये 25,000 दोनों का टोटल कर देंगे, तो 15 और 25 दोनों का टोटल हुआ 40,000। ये 40,000 हम लोग यहाँ पे लेस कर देंगे, मतलब इस 15 और इस 25 का जो भी टोटल आएगा 15 और 25 का, वो हम लोग अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे और माइनस कर देंगे। राइट, अब सबसे पहले बस हो गया, फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। सबसे पहले आता है फॉर्मेट, याद करो, सबसे पहले आता है प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर बिफोर डेप्रिसिएशन, मतलब करंट ईयर का प्रॉफिट डेप्रिसिएशन माइनस करने से पहले। ओके, उसके बाद आता है लेस वन में डेप्रिसिएशन ऑफ करंट ईयर एज पर लॉ। एक्चुअल डेप्रिसिएशन नहीं, एक्चुअल अलग होता है और एज पर लॉ अलग होता है। तो हमको चाहिए डेप्रिसिएशन ऑफ करंट ईयर एज पर लॉ। अभी आप देख रहे हो मैं जो ईयर वाले वर्डिंग्स हैं उनका कलर चेंज कर रहा हूं, ताकि क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका ध्यान सीधा ईयर्स पे जाए। तो लेस 2 में आता है आउटस्टैंडिंग डेप्रिसिएशन ऑफ प्रीवियस ईयर्स या एरियर्स ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, इसके बाद एक्चुअल डेप्रिसिएशन और एक्चुअल लॉस आफ्टर एक्चुअल डेप्रिसिएशन ऑफ प्रीवियस ईयर्स विच एवर इज लेस। तो यहाँ पे भी आता है प्रीवियस ईयर्स। तो मैं जानबूझ के इनको कलर रेड कर रहा हूं, जैसे आपको सबसे पहले ईयर्स दिखाई दे जब भी आप लोग ये फॉर्मेट देखो। तो ये हमने लिखा स्टार्टिंग में प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर बिफोर डेप्रिसिएशन, इसमें 3 चीजें माइनस होती है। एक डेप्रिसिएशन ऑफ करंट ईयर एज पर लॉ, ये माइनस होता है। एक आउटस्टैंडिंग डेप्रिसिएशन ऑफ प्रीवियस ईयर्स, ये भी माइनस होता है। और एक एक्चुअल डेप्रिसिएशन और एक्चुअल लॉस विच एवर इज लेस, तो ये -40,000। तो तीनों लेस का हम लोग टोटल करेंगे। मैं अमाउंट्स के साथ बताऊं, सपोज करो यहाँ पे 7 लाख है, सपोज करो यहाँ पे है 1 लाख, तो ये 1 लाख माइनस होगा। ठीक है, अब सपोज करो यहाँ पे है 2 लाख, तो ये 2 लाख माइनस पे आएगा। और ये तीसरा वाला जो -40,000 था, तो लेस पे 3 अमाउंट है, एक 1 लाख और एक 2 लाख और एक 40,000। ये सब इमेजिनरी अमाउंट्स है। तो 1 लाख और 2 लाख और 40,000 तीनों का टोटल कितना हुआ, तो 1 लाख और 2 लाख और 40,000 तीनों का टोटल हुआ 3,40,000। तो ये 3,40,000 हो जाएगा माइनस। मतलब सबसे पहले हमारा प्रॉफिट था ऑफ करंट ईयर बिफोर डेप्रिसिएशन 7 लाख। 7 लाख में से 3 चीजें माइनस करनी है, 1 लाख और 2 लाख और 40,000, तो टोटल हुआ 3,40,000। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 लाख में से
3,40,000 माइनस कर देंगे, बस वही हमारा आंसर है। तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू 7 लाख माइनस 3,40,000, तो ऑब्वियसली बाकी बचेगा 3,60,000, बाकी बच जाएगा 3,60,000। ये 3,60,000 जो है इसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। इस 3,60,000 को हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं और ये इस चैप्टर का हमारा आंसर है, डिविजिबल प्रॉफिट। इसके आगे भी एक स्टेप और होता है लेकिन वो इस लेक्चर में नहीं बताऊंगा। इस लेक्चर में मेरा काम ये था कि मैं आपको सारा फॉर्मेट बताऊं स्टेटमेंट का। बहुत इजी होता है स्टेटमेंट, पर एक बार आपको याद करना पड़ेगा। ये हमारा फाइनल आंसर डिविजिबल प्रॉफिट, ये जो चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो कुछ लॉज हैं और भी लॉज जैसे जैसे आते जाएंगे मैं बताते जाऊंगा। ये हमारा फाइनल आंसर 3,60,000। हर क्वेश्चन में 3,60,000 नहीं आएगा, ये जस्ट एक एग्जांपल है। ठीक है, तो फॉर्मेट याद करो और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ मैं धीरे धीरे सब बताते जाऊंगा। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ। फॉर्मेट याद करना बेटा, सारा लिखना अच्छी तरह। लिखते रहो बेटा, पूरा लॉ बेस्ड चैप्टर है, सारे लॉज बताते जाऊंगा। कितना लिखो पहले।